हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आप सभी को सूचित कर दिया है कि जो क्लास 12 की फिजिक्स विषय है, इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स आप सभी को मात्र 9 क्लास में प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी आपको आज से लगातार 9 दिन मैराथन क्लास मिलने वाली है, जिसमें आप लोगों को एक इकाई के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आ रहे हैं उन सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को डिस्कस किया जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर हम समझाने की कोशिश करेंगे। जिनका कैलकुलेशन वीक है कोई दिक्कत न लें, आपको हम कैलकुलेशन करना भी सिखाएंगे, न्यूमेरिकल करना भी सिखाएंगे। बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आप तोड़ के रख दोगे, ये मेरा आप सभी से वादा है। तो जो विद्यार्थी भाई क्लास से जुड़ रहे हैं, क्लास को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए लगातार हम 9 दिन पूरे ऊर्जा के साथ क्लासें प्रोवाइड कर सकें और आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करा सकें। तो चलिए भाई, हम समय को लॉस नहीं करेंगे और अपनी क्लास को भैया शुरू करते हैं। जो इकाई नंबर 1 है, इकाई नंबर 1 के अंतर्गत भैया आपके 2 चैप्टर आते हैं। मैं पहले ही बता दूं, इकाई नंबर 1 के अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं। यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 1 है वो आपका है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, सभी को पता है, और दूसरा चैप्टर है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इन सारे चैप्टर के आज के क्लास में हम महत्वपूर्ण न्यूमेरिकलों को उठा रहे हैं। तो सभी लोग क्लास को भाई ध्यान से अंत तक देखिएगा, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा, है ना। जो भी प्रश्न आप लोगों को होमवर्क के लिए देंगे उसका उत्तर हमें भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक प्रश्न मैंने आप सभी लोगों के लिए छांटा है और उसको क्लास के बीच में हम देंगे, जिससे हमें पता चले कितने विद्यार्थी जो है लगातार क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उत्तर जब आप सभी लोग देते हो कमेंट बॉक्स में तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि आप लोगों ने कम से कम प्रयास तो किया उस क्वेश्चन को हल करने का, ठीक है ना। तो चलिए भाई, आज की क्लास का पहला प्रश्न उठाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की क्लास का, ठीक है। तो देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न ये है कि एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व है 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर। तार से 2 मीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पहले क्या क्या दिया गया है, न्यूमेरिकल को हल करने के सबसे बेस्ट तरीका आपको क्या क्या दिया गया है उसको सबसे पहले नोट कीजिए, बस सवाल धीरे धीरे लगने लगेगा। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इसमें बोला गया है सबसे पहले कि एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार का रैखिक आवेश घनत्व। अगर बात करें रैखिक आवेश घनत्व की, तो रैखिक आवेश घनत्व को हम भैया लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा का मान है आपका 10 × 10 की घात कितना है आपका भैया -8 कूलाम मीटर। मैंने आपको रैखिक आवेश घनत्व बताया है। रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L, यानी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की जो मात्रा होती है वो उस चालक तार का रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। क्या होता है भैया? कूलाम प्रति मीटर होता है। उसके बाद यहाँ पर आगे बात करें तो दिया गया है कि तार से 2 सेंटीमीटर दूर, तार से 2 सेंटीमीटर दूर यानी दूरी r बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। आप सभी को बता दें कि सारे मात्रक आपको MKS पद्धति में रखना है और याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होता है? 10⁻⁻2 मीटर होता है। तो 2 × 10⁻⁻2, उसके बाद सेंटीमीटर आपका बदल जाता है भैया मीटर में। क्लियर है इतनी बात? आगे देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको हम बता दें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका व्यंजक भी मैंने आप लोगों को निकलवाया है। क्लास नहीं देखा है तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, महत्वपूर्ण डेरिवेशनों का कर लीजिएगा, है ना। तो उसमें मैंने आप लोगों को सूत्र निकलाया है। क्या निकलाया था भैया? आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं। और सूत्र नहीं जानते देखिए सूत्र की हम PDF भी आपको भेज देंगे, ठीक है। जितने भी आपके सूत्र हैं इस इकाई के वो सारे सूत्र की मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिए बालाजी स्टडी मोशन और ज्वाइन जरूर कर लीजिए। साथ ही में अगर आपको कोई समस्या है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हो, कोई समस्या है मैसेज करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हम सूत्र का उपयोग करेंगे कि जो अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका सूत्र क्या होता है? E आपका क्या होता है? ध्यान से देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान में कितना होता है? R होता है। 2 लैम्डा अपान में R, यही आपका सूत्र होता है अनंत लंबाई के एक समान सीधे आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का।
ठीक है, ओ सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखिए ये E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर भैया 9 होता है, और गुणे में 2 लिखा तो 2 लिख देंगे। लैम्डा भैया रेखीय आवेश घनत्व है जिसका मान 10 गुणे 10 की घात कितना है, -8, वो रख देंगे। और बटे में आ जाएंगे तो बटे में आपका R है, R का मान आपको दिया गया है 2 गुणे 10 की घात -2। अब कैलकुलेशन करना है तो बहुत ही सावधानी से करना है, ध्यान से देखिएगा। संख्याओं का गुणा कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे बचा 9, तो लिख देंगे 9 गुणे 10 की पावर 9, और गुणे में देखिए यहाँ पर 10 की पावर 1 है कि नहीं। तो आधार जब समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। 9 में 1 हम जोड़ सकते हैं तो ये 10 की पावर कितना बन जाएगा, ये 10 की पावर बन जाएगा 10, और गुणे में 10 की पावर -8, और जब 10 की पावर माइनस तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर +2। ठीक है ना, कोई भी चीज़ हर से अंश में या अंश से हर में लाते हैं तो उसकी घात का जो चिन्ह होता है बदल जाता है। तो 10 की घात -2 था, ये ऊपर गया 10 की घात +2 हो गया। E इक्वल टू आपका आ गया 9 गुणे 10 की पावर। देखिए आधार सेम है कि नहीं सेम है, हमने कहा जब आधार सेम होते तो घातें जुड़ती हैं। तो 10 में देखिए -8 को जोड़ेंगे तो 10 से -8 यानी घटेगा तो 2 बचेगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये पावर हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी वो 9 गुणे 10 की घात 4 आ जाएगी। और न्यूमेरिकल में मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर मैंने सूत्र बताया है F/Q भी होता है, यहाँ से मात्रक निकाल सकते हो न्यूटन प्रति कूलाम। हालांकि मैंने इसके कई सारे मात्रक आपको बताए हैं, न्यूटन प्रति कूलाम आप यहाँ पर लिख दीजिए, काम चल जाएगा। ओके, तो बताइए भाई सभी विद्यार्थियों की आज के क्लास का पहला न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है ना, अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिना भैया समय को लॉस के हम समय को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैंने कई बार कहा है कि हम इसीलिए कमेंट आप सभी के नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, कमेंट पढ़ने में बड़ा समय बर्बाद होता है। आज की क्लास का जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर भाई नज़रें आप बनाइए रहिए। हमसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए, उसके बाद हमारी बात को समझिए। यहाँ पर देखिए आज की क्लास का जो अगला प्रश्न है वो है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। कितना भाई, 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और इन्होंने बोला है को संतुलित कर सके। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो जो दिया सबसे पहले मैंने कहा उसको आप नोट कीजिए न्यूमेरिकल में, ठीक, बिना डरे हुए। तो आपको दिया गया है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं, हमें इसे ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद दिया गया है कि जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान को भैया m से लिखते हैं, m बराबर दिया गया 0.001 मिलीग्राम यानी mg लिख सकते हैं। और मैंने कहा कि प्रत्येक मात्रक हमको MKS पद्धति में लिखना है, तो मिलीग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे। देखिए कैसे, m बराबर 0.001, 1 मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है, फिर ग्राम लिखा है तो हम ग्राम लिख देंगे। ठीक, आगे देखिए m बराबर, अब ग्राम से किलोग्राम में ले जाएंगे तो 0.001 गुणे 10 की पावर -3, और 1 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम होता है, तो 1 ग्राम में 10 की पावर -3 किलोग्राम होते हैं। इस तरीके से ये किलोग्राम में बदल गया। इसको लिख सकते हैं m बराबर, पॉइंट भी उधर ले जाएंगे तो 1 2 3, अगर 0.3 अंक इधर खिसकाएंगे तो ये 1.0 गुणे 10 की पावर। देखिए -3 आधार समान है तो ये घातें जुड़ जाएंगी, माइनस का 6 हो जाएगा। और ये हम 0.3 अंक इधर आगे खिसका चुके हैं तो आपका -3 और इसमें जो है घट जाएगा, क्योंकि इधर ले जा रहे हैं ना, जब हम दशमलव इधर बढ़ाते हैं तो घात जुड़ती है, दशमलव इधर की ओर ले जाते हैं तो घात में माइनस होता है भाई। तो इस तरीके से m बराबर, अभी लेकिन ये kg में हो गया, किलोग्राम में हो गया, 1 गुणे 10 की घात -9 kg। ठीक, द्रव्यमान किस में हो गया भाई, किलोग्राम में हो गया। आगे चलिए अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए आपको क्या दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि आवेश 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दिया गया है वो आपको 3 दिए गई है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉनों का आवेश, यानी आवेश अगर निकालें तो आवेश Q बराबर आपका Ne होता है। n का मान 3 है और E का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। क्लियर है आप सभी को। तो इस तरीके से जो कुल आवेश है, देखिए आवेश इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, तो 3 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश सभी को पता होना चाहिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है।
तो 1.6 का गुणा 3 से गुणा करेंगे तो 16×48 यानी 4.8 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम हो जाएगा। ये आपका भैया आवेश हो जाएगा। आगे फिर क्या बताया गया है, अब इन्होंने ये कहा है कि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है उसको पहले जानिए। आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा है, ई बराबर क्या पढ़ा है, ई बराबर एफ अपान क्यू। यही तो सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो ई इक्वल टू एफ अपान क्यू होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि द्रव्यमान के पदों में मान दिया गया तो एफ के स्थान पर कितना रख देंगे, एफ का मान भैया होता है एम जी बटे में कितना हो जाएगा क्यू। अब इस प्रश्न में इन्होंने ये बताया है कि जो आवेश है वो 3 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर, वो मैंने पहले ही निकाल लिया है, बस मान रखना है। तो इस तरीके से ई इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, देखिए एम द्रव्यमान का मान दिया गया है 1 गुणे 10 की घात -9 का मतलब आप डायरेक्ट ले सकते हो 10 की घात -9। उसके बाद जी गुरुत्वीय त्वरण की अगर बात करें, सभी विद्यार्थियों को पता है, पढ़ के आए हो, गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है वो 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पर क्यों आवेश कितना दिया गया, आवेश दिया गया 4.8 गुणे 10 की घात माइनस का 19। बताइए इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई। उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आपको इतनी बात जरूर समझ में आ गई होगी। आगे बस भैया कैलकुलेशन करना है, गुणा भाग करना है, इतना तो आप सभी को आना ही चाहिए। हम क्या करेंगे, इस 10 की घात -19 को ऊपर ले जाएंगे तो देखिए ई बराबर क्या निकल के आएगा, ऊपर भैया आपका 9.8 बचेगा, बटे में अगर देखें तो हमारा बच गया 4.8 और गुणे में 10 की पावर। ठीक है, देखिए -9 पहले ऑलरेडी है आपका और गुणे में 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा, तो मैंने कहा कि घात का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, 10 की घात +19 हो जाएगा। इस तरीके से ई बराबर आपको मिल जाएगा। देखिए ये पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 2 से थोड़ा काट लेंगे, इसे कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब देखिए 24 को 49 से भाग करना है तो 24 दूना 48 होता है, तो 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाने पर 1 बचेगा, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब भैया 10 हो जाएगा, 10 भी नहीं जाएगा तो हम फिर 1 0 बढ़ा लेंगे, 100 हो जाएगा। अब 24 दूना 48, ये 4 बार करीब करीब जाएगा, है ना, और 48 दूना 96 होता है, मतलब ये 4 बार जाएगा। यहाँ पहले 0 बढ़ा लीजिए आप, क्योंकि 1 0 वहाँ पर बढ़ाए थे। अब ये 4 बार जाएगा तो 2.04 करीब आएगा आंसर, और गुणे में 10 की पावर, आधार सेम है तो 19 से 9 जाएगा तो ये 10 पावर बच जाएगी। इस तरीके से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी वो 2.04 गुणे 10 की घात 10। आपने इतना मान लिखा तो आंसर गलत माना जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो जरूर लिख दीजिए। हमने कहा क्या मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर, कई सारे तो मात्रक होते हैं, जो इच्छा वो लिख दीजिए। ठीक है ना। अब उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल भाई समझ में आ रहे होंगे। मैंने बता दिया कि फार्मूला की PDF आपको हम भेज देंगे। अब फार्मूला नहीं बता सकते, इतना समय नहीं कि आपको हम फार्मूला बताएं। ठीक है, फार्मूला तो यहीं पर जो न्यूमेरिकल के बाद ही पता चलेगा कौन सा लगने वाला है, उसके बारे में हाँ ये अच्छे से बता देंगे आपको, इसकी टेंशन मत लीजिए आप। इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेना तो जरूर ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके इस चैप्टर के। ठीक है, ये पहले चैप्टर के अभी हम महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, फिर दूसरे चैप्टर के हमने कहा एक इकाई के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको एक क्लास में डिस्कस कर देंगे। चलिए भाई इसे रफ करें। हाँ रफ तो कर ही रहे हैं ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बोल रहे हैं। चलिए भाई आज की क्लास का जो अगला प्रश्न होगा वो प्रश्न संख्या कौन सी होगी भाई, 3 होगी। प्रश्न संख्या कौन सी होगी भाई, 3 होगी। देखिए कुछ विद्यार्थी बोला करते हैं कि सर दिखाई नहीं देता है। अरे भैया जब वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लोगे तो सब दिखाई देगा। ठीक है, इतना अच्छा आपको आपके लिए क्लास बनाते हैं, आपको बताते हुए दिखाई नहीं पड़ता है। मार्कर में कितनी स्याही भरे हैं कि आपको दिखाई पड़े। ठीक, उसके बाद भी आपको पता नहीं क्या दिक्कत। भाई अपने जो वीडियो की क्वालिटी इसको बढ़ा लिया करें। ठीक है, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने वाला यह प्रश्न है। ठीक है, कई बार यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा तो क्या करना है, थोड़ा चेंज होकर के आएगा तो क्या करना है। इसमें बोला गया है कि यदि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, जो घन की भुजा है भैया, घन की भुजा लिख लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। घन की भुजा बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा जाए। कूलाम किसका मान है, क्यों, यानी आवेश का मान 1 कूलाम दिया गया है।
आगे क्या दिया गया है, आगे ये दिया गया है कि घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना करना है। फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स को मैंने बताया था कि हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं वैद्युत फ्लक्स को, ठीक है ना। तो आवेश का मात्रक भैया यहाँ पर 1 कूलम दिया गया है और इन्होंने कहा है कि घन के किसी फ्लक्स से बाहर आने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। आपको हम बता दें कि जो घन होता है, सभी विद्यार्थियों को पता है कि घन में टोटल कितनी फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं, ठीक है। तो संपूर्ण घन की अगर ये बात करते तो संपूर्ण घन से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना हम जानते हैं। गॉस की प्रमेय से सभी लोग जानते हो कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है वो उस बंद पृष्ठ के पर परिबद्ध कुल आवेश क्यों का कितना होता है भैया, 1/ε0 गुना होता है, ठीक। तो पूरे से निकालते तो क्यों अपान ε0 हो जाता है, लेकिन चूंकि हम एक फलक से निकाल रहे हैं तो टोटल फलकें कितनी, 6 है ना। तो 6 फलकों में से एक फलक का निकाल रहे हैं तो 1/6 कर देंगे। अगर 6 फलकों में से 2 का निकाल लेते तो 2/6 कर देते, ठीक है। इस बात को ख्याल रखिएगा, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है, अक्सर कंफ्यूज कर देता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया फाई ई इक्वल टू, आवेश की बात करें तो 1 कूलम है और ε0 का मान तो सभी विद्यार्थियों को पता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 होता है, ठीक है। याद जरूर कर लीजिए, ये आंकिक मान आपको आना बहुत जरूरी है, नहीं आएंगे तब भी प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। और गुणे में 1/6, इस तरीके से फाई ई बराबर आप 1 देखिए यहाँ पर गुणा कर लेंगे हम तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 8 48, 48 और 30 का 3 हासिल कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, हासिल 5 आया। 6 8 48 और 5 कितना हो जाएगा भैया, 53 हो जाएगा। 0.2 अंक आगे था, 2 अंक आगे दशमलव लगा देंगे और गुणे में 10 की घात -12 था वो लिख देंगे। क्लियर इतनी बात। इसको ले सकते हैं फाई ई इक्वल टू, ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे आराम से, ठीक है। आपको भाग करना है, देखिए 1 0 से 0 कैंसिल भी हो जाएगा। भाग करना है 531 को, किससे भाग करना है भाई, 10 से। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 100 होगा, अभी भी नहीं जाएगा। फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब ये एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। 531 लिख देंगे, घटाएंगे 9 से 1 जाएगा 8 बच जाएगा, सॉरी 10 से 1 जाएगा 9 बच जाएगा, और 9 से 3 जाएगा 6 बच जाएगा। फिर यहाँ पर 9 से 5 जाएगा 4 बच जाएगा। पॉइंट लगा, 0 बढ़ा लेंगे। अब ये देखिए आपका 46 हो गया है, 5 8 40, ये करीब करीब 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। पूरा नहीं ले जाना, बस दशमलव के 1 अंक तक ले जाना है बस। तो फाई ई इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 0.018 गुणे 10 की घात -12 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा। अब आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, दशमलव को 2 अंक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो दशमलव को 2 अंक आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1.8 गुणे 10 की घात 12 था। अब दशमलव को 2 अंक इधर बढ़ा रहे हैं ना, तो मैंने कहा जब इधर बढ़ाते हैं तो घात में माइनस करते हैं। कितना इधर 2 बढ़ाएं, 2 अंक आगे, तो 2 माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा 1.8 गुणे 10 की घात 12 से 2 जाएगा, कितना मिल जाएगा, 10। ये आपने क्या निकाला, ये आपने वैद्युत फ्लक्स निकाला है। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, ठीक है। मैंने कई बार बताया कि मात्रक को रटना नहीं, केवल सूत्र से ही मात्रक को आप निकाल सकते हो। मात्रक को आपको बाहर से रटने की कोई जरूरत नहीं, और मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल लगाने के बाद जिस भी चीज़ का आपने मान निकाला है, ठीक है, उसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। जिस भी भौतिक राशि का आपने मान निकाला है। तो ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 था। और बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर भैया 4 की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल ले रहे हैं आप सभी के समक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, को एक समान विद्युत क्षेत्र में 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम से 30 डिग्री पर रखने से 9 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो भैया पी होता है। अगर मैं वैद्युत द्विध्रुव की बात करूं तो वैद्युत द्विध्रुव आप लोगों ने पढ़ा है, परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत आवेश, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी 2l दूरी पर रखे होते हैं
ठीक है, तब वे भैया द्विध्रुव का निर्माण करते हैं जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे HCl वगैरह है, ये सब वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया उसकी बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपको दिया गया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई आपकी दी गई है 4 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। हम कह सकते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी लंबाई 2l होती है, तो 2l का मान दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। 4 गुणे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात माइनस 2 मीटर होता है। सेंटीमीटर को तुरंत मीटर में बदल लेना है। आगे दिया गया है कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र में 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया गया है, कितना दिया गया है आपको? 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। कितना दिया गया? 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखने से, मतलब थीटा बराबर आपको दिया गया है 30 डिग्री रखने से 9 गुणे 10 की घात माइनस 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। हमने कहा बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर यहाँ पर दिया गया है 9 गुणे 10 की घात माइनस 2 न्यूटन मीटर, ये आपको दिया गया है टाउ का मान, ठीक है। बल आघूर्ण लगता है, तो आप ये बताइए हमें कि यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण यानी P होगा वो कितना होगा। द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर निकालना है। सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है, आप लिखोगे कि हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? टाउ बराबर भैया PE साइन थीटा पढ़ा है सभी विद्यार्थियों ने। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। टाउ का मान भैया दिया गया है 9 गुणे 10 की घात माइनस 2। P का मान निकालना है E, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 10 की घात 4 दी गई है। उसके बाद देखिए साइन थीटा, कोण कितना दिया गया? 30 डिग्री दिया गया है। दिया गया कि नहीं दिया गया? आप बताइए इस मान का कहीं पर काम आ रहा? नहीं आ रहा, तो कंफ्यूज नहीं होएगा कि ये किस लिए दिया है। आगे देखिए तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात माइनस 2 और P गुणे में 10 की घात 4, साइन 30 डिग्री के मान होता है 1/2, तो मैंने 1/2 रख दिया। कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। आप देखते हैं यहाँ पर आगे, तो जब हम P का मान भैया निकालेंगे तो देखिए इधर आपका पहले से एक पक्ष में था 9 गुणे 10 की घात माइनस 4, तो इस पक्ष से जब इधर पक्ष में संख्या ले जाएंगे तो जो बटे में इधर जाएगी ये गुणे में, तो 2 आ जाएगा गुणे में, और जो आपका ऊपर अंश में है वो जाएगा दूसरे पक्ष के हर में, तो 10 की घात 4 आपका हर में चला जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब P का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 और 2 का गुणा 18 गुणे 10 की घात माइनस 4, और ये 10 की घात 4 ऊपर जाएगा तो ये 10 की घात माइनस 4 हो जाएगा। हमने कह दिया है कि कोई भी पद नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो ये P बराबर आपका आ जाएगा 18 गुणे 10 की घात माइनस 4 माइनस 8 हो जाएगा। हमने पहले ही से बता दिया है कि आपको साइंटिफिक वैल्यू रखना दशमलव के 1 अंक तक, तो हम क्या करेंगे, दशमलव को इधर बढ़ाएंगे। कोई भी संख्या तो दशमलव लास्ट में होता है, तो 18 के बाद दशमलव है, इसको 1.8 लिखेंगे तो ये 1.8 हो जाएगा गुणे 10 की घात माइनस 8। दशमलव इधर जब बढ़ाते हैं तो घात में प्लस करते हैं, तो 1 अंक इधर बढ़ाएं तो प्लस 1 जोड़ देंगे। P बराबर आ जाएगा 1.8 गुणे 10 की घात माइनस का 7, माइनस 8 से 1 जाएगा माइनस का 7। ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। मात्रक की बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र था वो एक आवेश और दोनों के आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आवेश और दूरी का गुणनफल होता है, इसलिए इसका मात्रक कितना हो जाएगा, कूलाम मीटर। कितना मात्रक हो जाएगा, कूलाम मीटर। ठीक, यही आपका द्विध्रुव आघूर्ण P का मान हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे प्रश्न जो हैं वो देखकर कंफ्यूजन क्रिएट करने लगते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब जब बोला जाता प्रश्न में कुछ पूछा जाता इससे संबंधित P बराबर 2QL से, तब हम उसका उपयोग करते। पूछा ही नहीं गया तो क्या मतलब है, बताइए भाई। हमने बहुत ही धीरे धीरे आप लोगों को कैलकुलेशन सिखाया है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करने लगते हैं कि सर आप बहुत तेज़ी के साथ बता जाते हैं, समझ नहीं आता है। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम सर पर है, ठीक है, एकदम आप लोगों को एकदम बेसिक तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है, जितना मेन है वो पढ़ाया जा सकता है। अब पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर भैया 4 था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही गजब का प्रश्न मैंने आप सभी के समक्ष लिया हुआ है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5, इसे रफ कर देते हैं ना। जितने भी विद्यार्थी भाई वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सभी लोग देखिए, आप लोग क्लास देख लेते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। मैंने कई बार कहा कि आपके लाइक्स को देखकर
हमें बहुत ही ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इतना कहलाया मत करें भाई लाइक के लिए, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे 8 बजे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर नोटिफिकेशन ही नहीं मिला, तो सब्सक्राइब करेंगे तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास का अगला प्रश्न, है ना। आज की क्लास का अगला प्रश्न मैंने फ़ोटो खींच लिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला प्रश्न हमारा ये है। सभी लोग ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि दो बिंदु आवेश, एक प्लस का 9e है और दूसरा प्लस का e, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश क्यों कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में हो। तो दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश आपका प्लस का 9e है और दूसरा जो बिंदु आवेश है आपका, जो दूसरा बिंदु आवेश है वो आपका प्लस का e है, ठीक है। ये एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनके बीच की जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है और एक आवेश क्यों को हमें इनके बीच में रखना है, ठीक है। कहाँ पर रखें कि हमको संतुलन की स्थिति प्राप्त हो। संतुलन की स्थिति में क्या होता है, जैसे हम एक आवेश को रख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कि माना क्यों आवेश को थोड़ा सा मान के चलते हैं, माना क्यों आवेश को हम क्या करते हैं, चाहे इस आवेश से मान लें चाहे इस आवेश से, चलिए इस आवेश से मान लेते हैं, माना क्यों आवेश को प्लस 9e से x दूरी पर रखते हैं। कितनी दूरी पर रखते हैं? x दूरी पर रख देते हैं। अच्छा, x दूरी पर अगर रख दिया तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने आवेश को रख दिया, ठीक है, जो कि इस आवेश से इसकी दूरी कितनी थी? x। तो चूंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 16 है, अगर ये दूरी x है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 16 माइनस x हो जाएगी। बताइए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला जो बल है कूलाम के नियम से वो ज्ञात करेंगे और इस आवेश से इस आवेश पर लगने वाला जो बल है वो ज्ञात करेंगे। संतुलन की स्थिति में जो बल होता है इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला जो बल होता है और इस आवेश से जिस पर लगने वाला बल होता है वो इक्वल होता है संतुलन की स्थिति में। तो लिखेंगे प्लस 9e आवेश के कारण, प्लस 9e आवेश के कारण क्यों आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, इसको हम भैया F1 नाम दे देंगे। ये कितना हो जाएगा, कूलाम के नियम से सभी लोगों ने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल यानी प्लस का 9e और गुणे में क्यों और उनके बीच की दूरी का वर्ग कितना है भाई, x स्क्वायर। इसको भैया समीकरण मान लेंगे। इसी प्रकार जो F2 हो जाएगा, मतलब इस आवेश के कारण इस आवेश पर जो लगने वाला बल हो जाएगा F2, वो भी कूलाम के नियम से आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल यानी क्यों और गुणे में कितना हो जाएगा e और उनके बीच की दूरी कितनी है 16 माइनस x। दूरी का हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। इस तरीके से दोनों आवेशों के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल हमें पता हो गया। अब संतुलन की स्थिति में क्या होता है, संतुलन की स्थिति में एक आवेश से दूसरे आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, यहाँ से इस पर लगने वाला और यहाँ से इस पर लगने वाला बल आपस में इक्वल होता है। तो संतुलन की स्थिति में हम लिखेंगे कि जो F1 होता है वो किसके बराबर होता है, F2 के बराबर होता है। F1 की अगर यहाँ पर बात करें तो F1 की वैल्यू आई है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e और गुणे में क्यों और बटे में x स्क्वायर। F2 की अगर बात करें तो आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है आपका आवेश e है और गुणे में क्यों और बटे में जो दूरी है आपकी 16 माइनस x, उसका वर्ग कर देंगे। बताइए भाई सभी बातें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, कमेंट करके आप सभी लोग बताइए भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। ये आपका देखिए ई से ई कैंसिल हो जाएगा, अंश में क्यों से क्यों कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा भैया 9/x स्क्वायर और इधर आपका बच जाएगा कितना 9 और क्यों से क्यों कैंसिल हो गया 9/x स्क्वायर। इधर बचा 1/में 16 माइनस x का होल स्क्वायर बचा कि नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर और इसको ले सकते हैं 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर।
ठीक, होल स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं। स्क्वायर से स्क्वायर दोनों पक्षों में यदि हटा दें हम तो ये 3/x बराबर आ जाएगा 1/16 माइनस एक्स। कैंची गुणा करना जानते हो, क्या हो जाएगा 3 और 16 तो यहाँ कितना होता है 48, 3 और x का गुणा कितना हो जाएगा -3x और x से कम कितना हो जाएगा x, 48 बराबर x, ये 3x उधर जाएगा तो ये भैया प्लस का 3x हो जाएगा। 3x और x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4x, तो 48 बराबर आपका हो जाएगा 4x, 4 से 48 को काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी x बराबर आपको कितना मिल गया भैया 12 सेंटीमीटर। x वह कौन सी दूरी थी, x जो दूरी थी वो इस +9 ई आवेश से इस आवेश के बीच की दूरी 12 थी। अगर ये दूरी 12 है तो बची दूरी ये कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। तो आप लिख दोगे +9 ई से जो दूरी आई है वो कितनी आ गई है 12 सेंटीमीटर, और प्लस ई आवेश से जो दूरी आ गई है वो आपकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक। तब जाके संतुलन की स्थिति आपको मिलेगी। प्रश्न में यही पूछा गया था आपसे, ठीक है, कि क्यों को कहाँ पर रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में हो, तो आप कहोगे कि +9 ई आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, या आप बोल सकते हो इस ई आवेश से कितनी दूरी पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो संतुलन की स्थिति हमें मिल जाएगी। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको पुट किया है। बताइए भाई प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। उम्मीद है कि भाई अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष लेते हैं भाई, और जो प्रश्न मैं आप सभी को देने जा रहा हूँ इस प्रश्न का जो उत्तर है आप सभी को कमेंट में बताना है। अभी मैंने इस टाइप का प्रश्न आप सभी को बताया था कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको सूत्र भी बताया था, ठीक, उसी सूत्र का उपयोग करके आपको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक। सभी विद्यार्थी इसका आंसर हमें बताएंगे और बढ़ते हैं हम आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष हम लेने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। छुपा रुस्तम प्रश्न है जो मैंने आप सभी के समक्ष लिया है। चलिए क्या बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, ठीक है। एक जो इलेक्ट्रॉन है वो 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। विभवांतर को V से लिखते हैं, 500 वोल्ट का विभवांतर दिया गया है और इससे ये त्वरित किया जाता है। बोला गया है कि वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। आपको बता दें अगर मैं मान लूँ कि इलेक्ट्रॉनों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर V है वो कितना है V है, ठीक है। एक लाइन अगर मान लें, माना इलेक्ट्रॉनों के बीच, ध्यान से समझिएगा अभी समझ में आ जाएगा, बीच विभवांतर अगर हम मान लें कितना है V है 500 वोल्ट के विभवांतर से हम क्या करते हैं भैया त्वरित करते हैं। अब हम जो त्वरित करेंगे तो क्या होगा, विभवांतर V से जो गुजरने वाला, ठीक है, क्या होगा गुजरने पर जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अर्जित ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा ही तो होगी। अगर उसको हम V विभवांतर से क्या करेंगे त्वरित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन द्वारा जो अर्जित ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो जो गतिज ऊर्जा होती है तो आप लिखोगे तब इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा जो होती है वो किए गए कार्य के बराबर होती है। ध्यान से समझिएगा, जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी गतिज ऊर्जा के बराबर ½ mv², ठीक है। अब जो ये ऊर्जा है वो कार्य के बराबर होगी, कार्य W बराबर आपका हो जाएगा VQ। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से W बराबर VQ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो VE लिख देंगे। कितना लिख देंगे VE लिख देंगे। हमें क्या चाहिए, कितनी चाल प्राप्त कर लेगा यानी वेग प्राप्त कर लेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। कितनी चाल प्राप्त कर लेगा यानी V का मान निकालना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको 2-3 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा mv² बराबर VE और ये 2 इधर आ जाएगा गुणे में, तो V² बराबर आ जाएगा 2 VE अपान में कितना हो जाएगा m, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये √2 VE अपान में कितना हो जाएगा m हो जाएगा। अब क्या करेंगे, V का मान दिया गया है, E का मान सभी को पता है, M का मान आपको पता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ 31 kg यानी 31 kg होता है, वो मान रख देंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए इधर थोड़ा सा रफ करते हैं भाई, है ना, और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैलकुलेशन आपको करना सिखाते हैं भाई, है ना। चलिए भाई देखते हैं आज की इस क्लास का जो उत्तर होगा वो कैसे हम निकालेंगे भाई। V बराबर
अंडर रूट 2 इंटू में देखिए v, यहाँ पर v विभवांतर वो कितना दिया गया है 500 दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 की घात -19 बटे में आ जाएंगे। m जो द्रव्यमान होता है वो आपका कितना होता है 9.1 kg होता है, 9.0 रखेंगे नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा, अंडर रूट से बाहर निकालना है, इंटू 10⁻⁻31 kg। अब इसे भैया सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू देखिए भाई ध्यान से देखिएगा, इस दशमलव से इस दशमलव को हम हटा सकते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 × 50। अच्छा 50 और 2 का गुणा कितना होता है बताइए 100 होता है, मैं 100 लिख दिया, गुणे में 16 × 10 की घात -19 और बटे में है आपका 9 और गुणे में 10 की घात -31 है कि नहीं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 और अंडर रूट के अंदर बचा आपका 10 की घात -19, 9 का अंडर रूट निकालेंगे बाहर तो ये आपको हो जाएगा 3, 10 की घात आपका नीचे बचा -31। इसको हल करेंगे v बराबर 10 और 4 का गुणा हो जाएगा 40 बटे में 3 और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 10 की पावर -19, ये ऊपर 31 जाएगा तो 10 की पावर ये प्लस का 31 हो जाएगा। अच्छा प्लस के 31 से हम 19 घटाएंगे तो 10 की घात 12 बचेगा, ठीक, और गुणनफल में तो आपका 40 बटे कितना है 3 तो है ही। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 40 बटे में 3, 40 बटे में 3 का मतलब क्या है, इसे हम भाग कर देंगे, इच्छा हो तो भाग करो, नहीं इसे लिख दो 40 बटे 3 गुणे में 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 का अंडर रूट 10 की पावर 6 यानी आधी पावर आगे निकलेगी। तो इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल टू 4 बटे 3 गुणे 10 की पावर 1 0 का मतलब 1 पावर और 6 पावर जुड़ के हो जाएगी 7 पावर। तो जो आपका वेग हो जाएगा यानी v आपका v का मान जो आ जाएगा वो 4 बटे 3 गुणे 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल का मात्रक क्या होता है भैया मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए मात्रक में हम मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे। तो ये आपके चैप्टर 1 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी आगे हम बढ़ेंगे क्योंकि हमारी जो इकाई है, ठीक है, जो इकाई है इकाई में हमारे 2 चैप्टर हैं, तो हमने कहा ना पूरी इकाई के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न वो सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई समय को लॉस नहीं करते हैं और आज देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है ना। चलिए इसे रफ कर देते हैं। न्यूमेरिकल भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इन न्यूमेरिकल को अगर आपने छोड़ दिया भी लास्ट चांस है आपके पास, ठीक है, ये लास्ट चांस है, इसको आप गंवाइए मत, है ना। इसमें अब ये थोड़ा आप समय दे दोगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जब पेपर होगा ना तो 2 दिन पहले कुछ नहीं तैयार होगा, चाहे जितना आप मैराथन कर लीजिए। अभी आपके पास समय है, अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ ही गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला जा रहा है कि एक गोलाकार चालक की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता यानी C का मान निकालना है और उस आवेश की भी गणना करना है यानी Q का मान भी निकालना है जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ठीक है, इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया है और एक गोले के कार जो विभव का मान होता है सभी को आना चाहिए। गोले के कार जो विभव का मान होता है 1/4πε0 Q/r, ये सभी को पता होना चाहिए। गोले के कार जो विभव का सूत्र तो पढ़े हो ना, बिंदु आवेश के कार v बराबर 1/4πε0 Q/r। और जो विलगित गोलाई चालक होता है, विलगित गोली चालक की अगर बात करें तो वहाँ पर जो विभव होता है वो कितना होता है, धारिता जो होती है, धारिता विलगित गोली चालक की 1/4πε0 × में r होती है, ठीक है। इन सूत्रों का यहाँ पर यूज करेंगे भाई। तो देखिए क्या दिया गया है प्रश्न में ये दिया गया है कि जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है यानी r बराबर 9 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर होता है, वो रख देंगे। आगे प्रश्न में दिया गया है आपसे कि इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना, मतलब आवेश की गणना करना है जिससे इसका भैया विभवांतर यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको v का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, v का मान 1000 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। तो आप आवेश की गणना कर सकते हो। देखिए तब आप सूत्र लगा दीजिएगा, कैपिटल V बराबर 1/4πε0 Q/r। V का मान रख दीजिए 1000 वोल्ट, पहले आप आवेश निकालिए, और 1/4πε0 का मान 9 × 10 की पावर 9 आवेश का मान निकालना है। R की अगर बात करें तो R का मान है आपका 9 × 10 की घात -2। कैंची भैया गुणा कर देंगे तो 9 का गुणा 1000 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 9000 गुणे में 10 की घात -2
और बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे में आवेश Q। इसको हल करेंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 बचेगा। 1000 का मतलब 10 की पावर 3 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 3 और गुणे में पहले से 10 की पावर -2 लिखा है। इस 10 की पावर 9 को बटे में ले आएंगे, बराबर आपका कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा Q बराबर, देखिए कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 से 10 की पावर -2, इसे सॉल्व करोगे 10 की पावर 1 बचेगा, 1 लिखो ना लिखो, नीचे आपका बचा 10 की पावर 9। कितना बचा, 10 की पावर 9। इस तरीके से आवेश आ जाएगा 10 की पावर 1 या 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -9, -9 से 1 जाएगा तो 10 की पावर -8। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो हमने आवेश का मात्रक कूलाम लिख लिया। आगे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। आगे आपसे ये बोला जा रहा है कि धारिता निकालिए। क्या निकालिए भाई, धारिता निकालिए। तो हम जानते हैं एक विलगित गोली चालक की धारिता, आप लिखोगे 9। विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र आप सभी लोगों ने सबसे पढ़े धारिता वाले चैप्टर में पढ़ा है, C होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालेंगे, जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो 1/9 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे 1/9 गुणे 10 की पावर 9 और इनटू में आपको दी गई है त्रिज्या, ठीक है। और त्रिज्या कितनी दी गई थी यहाँ पर, 9 सेंटीमीटर, मतलब आपको दिया गया है 9 गुणे में 10 की पावर -2। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, C बराबर ये 10 की घात 9 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -9 और गुणे में 10 की घात -2। आधार जब समान होते हैं तो घातें क्या होती है भैया, आपकी जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा C = 10 की पावर -9 2 11। इसे देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसमें हम 10 से गुणा और 10 से भाग कर दे तो क्या कोई आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि धारिता का मात्रक भैया फैरेड, पिको फैरेड, माइक्रो फैरेड इस तरीके से होता है, उस पदों में ला रहे हैं वैसे हम। तो देखिए ये हो जाएगा 10 गुणे में 10 की घात -11, इस 10 की घात 1 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात -1 हो जाएगा। C बराबर 10 गुणे 10 की घात, आधार सेम है तो -11 -1 कितना हो जाएगा, -12, ठीक है। और धारिता का मात्रक होता है फैरेड, फैरेड लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 10 की घात -12 फैरेड जो होता है उसको हम पिको फैरेड लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा PF, यानी जो धारिता हो जाएगी वो 10 पिको फैरेड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10 पिको फैरेड हो जाएगी, ठीक। धारिता का मान जब भी आप निकालिए या तो फिर केवल फैरेड में निकालिए तो पिको फैरेड में निकालिए। तो ये आज की क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आप सभी के समक्ष लिया हुआ है और उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए भाई बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसको ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। बहुत ही मैंने सिलेक्टेड प्रश्नों को चुना हुआ है, तो इनका आप सम्मान करें और अच्छे तरीके से इन्हें सॉल्व करें। चलिए भाई बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो भैया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, क्षेत्रफल को A से लिखते हैं, वो दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिखेंगे A बराबर 100, 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होते हैं और स्क्वायर करेंगे तो 100 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4 और ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसे और अगर आप लिखना चाहें अच्छे से तो लिख सकते हैं 100 को 10 की पावर 2, 10 की पावर +2 से 10 की पावर -4 जाएगा तो 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर बच जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्षेत्रफल आ गया। आगे क्या दिया गया, आगे दिया गया कि दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसे आप E से लिखते हो, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। कितनी है, 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। अच्छा, आगे क्या बात कही जा रही है कि प्लेटों पर कितना आवेश है, ठीक है। तो दोनों प्लेटों पर आवेश जो होता है समान ही होता है परिमाण में और दिशा में प्रकृति में विपरीत होता है। तो आवेश हमें निकालना है। आगे यहाँ पर दिया गया प्लेट पर कितना आवेश है और निर्वात की विद्युतशीलता का मान तो सभी लोगों को पता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। तो इतना दिया गया है। तो आवेश का मान भैया आपको निकालना है। किसका मान निकालना है, इसमें आवेश का मान निकालना है। तो टेंशन मत लीजिए भाई, बहुत अगर आपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का
व्यंजक प्राप्त करना सीखा है, तभी आप इस न्यूमेरिकल को लगा पाओगे, अन्यथा की स्थिति में फिर आप दिक्कत खड़ी कर दोगे। आपने प्लेटों के बीच उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वी नो दैट, आप लिखोगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्लेटों के बीच जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, प्लेटों के बीच उत्पन्न, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हम इसको सूत्र को निगमित करेंगे। यहाँ पर प्लेटों के बीच उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो आपने क्या निकाली थी, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत पढ़ा है, E = सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर जहां क्या था, ये आवेश का पृष्ठ घनत्व था, यानी Q/A। ठीक है, तो चलिए इसका मान रख लेते हैं, उसके बाद आगे इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अभी ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे E की बात करें तो E = आपका हो जाएगा, सिग्मा के स्थान पर हम Q/A लिख सकते हैं, और N2 में एप्सिलॉन नॉट है आपका। अब A का मान दिया गया है, E का मान दिया गया है, Q का मान निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मान दिया गया है, सब काम हो गया ना। तो E का मान हो गया 100 न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, आवेश की बात करें तो आवेश का मान निकालना है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का मान 10⁻² है। एप्सिलॉन नॉट की बात करें 8.85 × 10⁻12 है। ठीक, कैंची गुणा कर देंगे हम, तो देखिए 10⁻100 और 10⁻², 100 को लिख सकते हो 10⁻2, गुणे में आएगा ना इधर, तो 10⁻2 गुणे में 8.85 × 10⁻12 = कितना हो जाएगा, आवेश क्यों। अच्छा देखिए, आधार समान होते हैं तो +2 -2 जुड़ेगा 10 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। बचेगा आपका 8.85 × 10⁻12 बराबर क्यों, यानी आवेश का मान आ जाएगा 8.85 × 10⁻12 कूलाम आ जाएगा, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अच्छा, प्रश्न में क्या पूछा गया था कि आप आवेश का मान बताइए कि प्लेट पर कितना आवेश है, तो आवेश इतना ही होगा। बताइए, आया समझ में कि नहीं समझ में आया? हाँ, जरूर समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के और एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है इस प्रश्न में। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये संधारित्र में प्रतिरोध कहाँ से आ गया। हाँ, सारे लोग तो इसी में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, ये संधारित्र में प्रतिरोध कहाँ से आ गया। प्रतिरोध वाला होता तो प्रतिरोधे लगा होता, पता नहीं कहाँ से संधारित्र में प्रतिरोध भी ले आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, सामने आ जाए न्यूमेरिकल तो मार दें, खोपड़ी फट जाए, क्या बताएं हम ऐसे न्यूमेरिकलों को, है ना। कुछ विद्यार्थियों को बड़ा भाई अच्छा लग रहा होगा ऐसे न्यूमेरिकलों में। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले न्यूमेरिकल को। तो आप सभी लोग देख पा रहे हो स्क्रीन में लिखा है कि चित्र में दिखाए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अच्छा, आप सभी को संचित ऊर्जा का सूत्र पता होगा। संचित ऊर्जा का सूत्र सभी विद्यार्थियों को पता होगा, क्या होता है, U बराबर होता है 12CV²। अगर संचित ऊर्जा का सूत्र पता होगा तो आप ही बताइए, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? आराम से निकाल लोगे। अब कहोगे सर जी फिगर दिक्कत खड़ी कर रहा है थोड़ी सी। देखते हैं इसमें लिखा है, देखिए फिगर को थोड़ा सा बना देते हैं तो समझाते हुए ज़्यादा अच्छे से बनेगा। ये फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है। यहाँ पर 2 ओम दिया गया है, 3 ओम दिया गया है, 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, और यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा हुआ है। ये आपका बी पॉइंट है। यहाँ पर आपका देखिए ये ए, ये डी है, और यहाँ पर सी है, और जो धारा आई का मान दिया गया है वो 2 एम्पियर दिया गया है। बस समझना है आपको इस फिगर को। इसमें अगर देखें तो दिया गया है कि चित्र में दिखाया गया संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालिए। हमें इस संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालना है। तो अगर संचित ऊर्जा निकालना है संधारित्र में, मतलब सी का मान पता है, अगर वी का मान, इस संधारित्र के सिरों के बीच हमें विभवांतर का मान पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, इस संधारित्र के सिरों के बीच हम क्या निकाल सकते हैं, संचित ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे कि जो संधारित्र के सिरे कौन से, BC, तो हम निकालेंगे BC के मध्य क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, मध्य तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि अगर प्रतिरोध पता चल गया, धारा पता चल गया तो हम विभवांतर आराम से निकाल सकते हैं। तो BC के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे सबसे पहले। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं भाई, सभी को पता है। यहाँ पर प्रतिरोध 3 है, और अगर हम क्या करें, ध्यान से इमेजिन कीजिएगा हल्का सा, अगर हम B और C सिरे को पकड़ के ऐसे फैला दें, ऐसे फैला दें,
तो ये तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, और जब तीनों प्रतिरोध एक लाइन में आ जाएंगे तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो R इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस का कितना होता है R3। तो R इक्वल टू R1 का मान भैया 2 ओम हो जाएगा, R2 का मान 3 ओम हो जाएगा, R3 का मान 5 ओम हो जाएगा। इस तरीके से 5 3 8 2 कितना हो जाएगा 10 ओम। अच्छा, प्रतिरोध अगर 10 ओम हो गया BC के सिरों के बीच या इस संधारित्र 2 माइक्रोफैराड संधारित्र के सिरों के बीच, तो यहाँ से उल्टता कितना हो जाएगा, तो V बराबर लगा देंगे IR। अच्छा, I की बात करें तो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी, और प्रतिरोध की बात करें तो 10 आया। इस तरीके से उल्टता आ गई हमारी 20 वोल्ट। ठीक, यानी विभवांतर कितना आ गया 20 वोल्ट। अब लिखेंगे नाउ क्या लिखेंगे, 2 माइक्रोफैराड है ना, संधारित्र के सिरों के बीच, संधारित्र के सिरों के बीच उत्पन्न संचित ऊर्जा निकालेंगे। संचित ऊर्जा। अच्छा, संचित ऊर्जा U बराबर क्या होता है, हाफ CV² होता है कि नहीं होता है, हाफ CV² होता है। तो ये हो जाएगा 1/2। अच्छा, C धारिता कितनी है 2 माइक्रोफैराड, तो 2 गुणे 10 की घात -6, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है। उसके बाद V², 20 का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 20 गुणे में 20, 2 से 20 को काटेंगे 10 हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से U बराबर हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा देखिए, 2 और 2 का गुणा 4, 40, 40 और 10 का गुणा 100, 40 और 10 का गुणा 400, 400 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -6। ओके, तो इस तरीके से इसे लिख सकते हैं U बराबर, दशमलव को 4 के पास लेंगे, 4.0 गुणे 10 की पावर -6, 2 अंक इधर लाएंगे, 2 इसमें जोड़ देंगे। U बराबर 4 गुणे 10 की घात -6 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये आप क्या निकाल रहे हो, ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्रक सदैव होता है जूल। तो जो संचित ऊर्जा हो जाएगी वो 4 गुणे 10 की घात -4 जूल हो जाएगी। बताइए भाई, न्यूमेरिकल में मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा जरूर आया होगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में होबहू आएंगे। चलिए बढ़ते हैं भाई आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार भाई आपका क्वेश्चन है, आपके समक्ष मैंने उठाया है। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा हम स्याही जो है इस मार्कर में डाल लेते हैं जिससे थोड़ा सा ये गाढ़ा चलने लगे, है ना। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। प्रश्न जो आगे आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है इसे देखते रहिए आप। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही गजब का प्रश्न है, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। मैं कह दिया ना कि इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही मैंने यहाँ पर उठाया हुआ है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन को। आज का अगला जो क्वेश्चन है आज की क्लास का, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, मतलब विभवांतर जो है वो 200 वोल्ट है। एक संधारित्र की जो धारिता है पहले 10 माइक्रोफैरड थी से बदल कर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाती है। कितनी कर दी जाती है? 2 माइक्रोफैरड कर दी जाती है। तो आप ये बताइए कि ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ। आपको ये बताना है कि ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है। आपको C1 मतलब पहले संधारित्र का मान 10 माइक्रोफैरड दिया गया, मतलब 10 गुणे माइक्रो का मतलब -6 फैरड। अच्छा, दूसरे संधारित्र का मान दिया गया 2 माइक्रोफैरड, 10 से 2 माइक्रोफैरड कर दिया गया। तो ये आपका हो जाएगा कितना भैया? ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6 फैरड। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर विभवांतर दिया गया है, कितना आपको दिया गया? 200 वोल्ट दिया गया है। विभवांतर आपको कितना दिया गया? 200 वोल्ट। अब इन्होंने ये कहा है कि ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। मैंने आपको इस चैप्टर में अच्छी तरीके से बताया था कि किसी भी चीज़ में परिवर्तन आपको निकालना है, ऊर्जा में परिवर्तन। तो हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ को घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, U1 से U2 को भाई घटा देंगे। हालांकि घटाते तो U2 से U1 को हैं,
ठीक है। लेकिन ऊर्जा में परिवर्तन जब निकालेंगे तो यहाँ पर ऋणात्मक आएगा, क्योंकि आप 10 से v को कर रहे हो। तो हम जब u2 से, मतलब हमेशा अंतिम स्थिति को प्रारंभिक स्थिति से ही माइनस करते हैं, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो u1 माइनस u2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे u1 माइनस u2। ऊर्जा में परिवर्तन को डेल यू से लिख सकते हैं। u1 की अगर बात करें तो u का मान बताया हाफ सी वी स्क्वायर होता है, तो पहली स्थिति में धारता हो जाएगी c1, विभवांतर तो सेम है। उसके बाद दूसरी स्थिति में आपका हो जाएगा हाफ c2 वी स्क्वायर। अच्छा, डेल u बराबर कितना हो जाएगा, दोनों में हमें कॉमन मिल जाएगा 1/2 और वी स्क्वायर, ब्रैकेट में जाएगा c1 माइनस c2। डेल यू बराबर 1/2, विभवांतर की बात करें 200 है, तो 200 का भैया 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वी स्क्वायर है। c1 माइनस c2 मतलब 10 माइक्रोफैरड से 2 माइक्रोफैरड जाएगा तो ये 8 माइक्रोफैरड बचेगा, माइक्रो का मतलब -6। तो इस तरीके से ऊर्जा में परिवर्तन कितना आ जाएगा, 2 से 200 को काटेंगे 100 हो जाएगा। ठीक, 100 और 200 का गुणा करेंगे भैया तो हो जाएगा 20,000 और गुणे में 8 और गुणे में 10 की पावर -6। तो डेल यू बराबर 2 8 का गुणा कितना हो जाएगा 16, 1 2 3 4 जीरो का मतलब 10 की पावर 4 और गुणे में 10 की पावर -6। अच्छा, -6 से प्लस का 4 जाएगा तो यह जाएगा 16 गुणे 10 की घात -2। इसे और अच्छे से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 0.1 अंक तक लाओगे 1.6 गुणे 10 की पावर -2, 0.1 अंक इधर बढ़ाओगे तो +1 जुड़ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -2 + 1 आपका -1 बचेगा। या डायरेक्ट इसे आप ऐसे लिख सकते हो, डेल यू बराबर 0.16। ये क्या है, ऊर्जा में परिवर्तन, यानी ऊर्जा का मान है, ये कितना आ जाएगा, जूल में आएगा, 0.16 जूल। 10 की पावर -1 का मतलब और 10 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 0.16 जूल आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न मैंने आप सभी के समक्ष लिया था और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है ना, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं ये सब आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए, और उम्मीद है कि आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों को जरूर सॉल्व करके जाओगे। ठीक है, तो लगभग मैंने प्रयास किया है, जितने भी ये इकाई 1 के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल थे वो सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आप लोगों को और हम बताएंगे अपनी तरफ से, ये है तो आसान लेकिन आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए भाई, एक प्रश्न आप सभी लोगों के समक्ष हम रख रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। और ये प्रश्न 2 नंबर में आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाए तो ये ना रह जाए कि सर जी ने नहीं बताया था। मैं नहीं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न हमारी क्लास से ना मिले, मिलना ज़रूर चाहिए। देखिए, इसमें मैं यहाँ पर लिखूँगा, प्रश्न स्क्रीन पर नहीं लगाऊंगा। जैसे आपको दिया जाए कि जो आपको वैद्युत क्षेत्र है इसके सदिश का मान दे दिया जाए वेक्टर ई बराबर, ऐसे दे दिया जाए आई जे के पदों में 2i कैप प्लस का 3j कैप। कुछ विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि उनको ये प्रश्न आता है। 4k कैप माइनस का वोल्ट प्रति मीटर, किसमें दिया गया, वोल्ट प्रति मीटर में, और बोला गया है कि मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का मान दिया गया है, वेक्टर ए का मान दिया गया है माइनस का 4k कैप मीटर स्क्वायर। बोला जा रहा है गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई की गणना कीजिए। आपको हम बता दें कि जो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है यानी फाई ई बराबर वो ई इंटू कितना होता है, ए होता है। ठीक है, और दोनों ये सदिश राशियां होने की वजह से इनके बीच डॉट प्रोडक्ट होता है, और जब दो सदिशों का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो आई डॉट आई कैप का गुणनफल होता है वो 1 होता है, जे डॉट जे का मल्टीप्लाई जो होता है वो आपका 1 होता है, के डॉट के का मल्टीप्लाई जो होता है वो 1 होता है। तो जब हम फाई ई बराबर वेक्टर ई का मान रखेंगे 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर ए से माइनस 4k कैप, तो ये कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए k का i से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, केवल स्वयं एकांक लंबकोणिक जो सदिश होते हैं इनका स्वयं के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी डॉट प्रोडक्ट में एक मान होता है। बाकी k का i के साथ करोगे 0 हो जाएगा, k का j के साथ करोगे 0 हो जाएगा, k का k के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 4 और 4 का गुणा 16, k कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा 16। ठीक है, मात्रक देखिए निकालना है तो फाई ई बराबर होता है ई इंटू में ए। हमने कहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है या वोल्ट प्रति मीटर होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो।
तो चाहे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम लिख दीजिए, और चाहे वोल्ट प्रति जब मीटर आप लिखते वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता, तो इस तरीके से इसका मात्रक वोल्ट मीटर भी आ जाता। कितना आ जाता? वोल्ट मीटर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, कोई भी मात्रक लिख सकते हो आप निकाल करके। आज की इस क्लास में आप लोगों को जो आपकी पहली इकाई थी, जिसके अंतर्गत आपके 2 चैप्टर थे, वैद्युत विभव संधारित्र वाला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इन सारे चैप्टर के मैंने चुने हुए सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए हम फिर चुने हुए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो भाई लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।